नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल योगेंद्र सजमना में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान के 60 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे, जो पूरी बुक से आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये 60 अगर आप लोग बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये बोर्ड परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस हर साल आते हैं। ठीक है, तो 100% आपका बोर्ड एग्ज़ाम में यही प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन है झारखंड, ठीक है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ग नंबर ऑप्शन, यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, यह एक ऐसा राज्य है जहाँ पे स्थायी वनों का सबसे ज़्यादा क्षेत्र स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान किन वृक्षों की पूजा करती हैं। ठीक है, हमारे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है खिजड़ी और चंदन, दूसरा है तुलसी और बरगद, तीसरा है आम और इमली और चौथा है पीपल और बट वृक्ष। ठीक है, तो इसका जो ग नंबर है ऑप्शन वो सही हो जाएगा, यानी कि आम और इमली। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा है कि शांत घाटी का जो संबंध है वह किस राज्य से है। ठीक है, हमारे 4 ऑप्शन है दोस्तों, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और उड़ीसा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो ख नंबर हो जाएगा, केरल। ठीक है, शांत घाटी कहाँ है दोस्तों? केरल में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि श्रृंगवेरा, जो कि इलाहाबाद के अंतर्गत आता है, ठीक है, में जल संरक्षण हेतु एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों। हमारे जो है तो नदियों के 4 ऑप्शन है दोस्तों। पहला है गंगा नदी, दूसरा है यमुना नदी, तीसरा है कावेरी नदी और चौथा है नर्मदा नदी। ठीक है, तो इसका जो हमारा का नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा दोस्तों, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जहाँ पर उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया है। ठीक है, जल के संरक्षण हेतु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भोपाल झील का निर्माण किस सदी में हुआ है। ठीक है, 7वीं सदी हो गया, 9वीं सदी, 11वीं और 13वीं सदी। तो किस सदी में हुआ है दोस्तों? तो इसका ग नंबर ऑप्शन है दोस्तों वो सही हो जाएगा, 11वीं सदी में हुआ था भोपाल झील का निर्माण। ठीक है, अगला देखते हैं, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। ठीक है, नर्मदा नदी हो गया, दामोदर नदी हो गया, रिहंद नदी और चंबल नदी। ठीक है, तो कहाँ पे बनाया गया है दोस्तों? इसका का नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, नर्मदा नदी पर बनाया गया है सरदार सरोवर बांध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पालर पानी कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? ठीक है, इसमें से हमारे 4 ऑप्शन है दोस्तों। का नंबर ऑप्शन है भूमिगत जल, दूसरा है वर्षा जल, तीसरा है समुद्री जल और चौथा है नाले का पानी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? भूमिगत जल। ठीक है, भूमिगत जल क्या होता है दोस्तों? जो भूमि के नीचे, यानी कि भूमि के नीचे दरारों और सुराखों में जो बहता है दोस्तों, वही होता है भूमिगत जल, जो कि हमें बारिश की होने के बाद प्राप्त होता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इसमें 4 ऑप्शन है। पमलू पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है बेबर, तीसरा ऑप्शन है दहिया और चौथा ऑप्शन है कुमान। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्थानांतरित कृषि क्या होती है? इसमें क्या होता है दोस्तों कि कृषक जो होता है वो खेती करने के लिए भूमि का कोई एक टुकड़ा चुनता है और उसमें केवल जो है तो एक फसल उगाता है, मतलब एक फसलों की जो है तो खेती कर लेता है उसमें, और उसके बाद उस खेत को जो है तो छोड़ देता है और फिर से जो है तो दूसरा टुकड़ा चुनता है, क्योंकि उसका मानना है कि जिस टुकड़े पर अभी हमने जो है तो कृषि फसलें उगाई है, अब उस भूमि की जो उर्वरक शक्ति है वह खत्म हो चुकी है, इसीलिए वह फिर दूसरा टुकड़ा चुनता है। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा चुनेगा, फिर चौथा चुनेगा, उसी को जो है तो स्थानांतरित कृषि कहते हैं, इसको झूमिंग कृषि भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं
हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किस फसल को पीला सोना कहा जाता है। ठीक है, तो पीला सोना किसे कहा जाता है दोस्तों, तो इसमें चार ऑप्शन है, गेहूं, सोयाबीन, चना और मक्का। किसे कहा जाता है दोस्तों, इसको खा नंबर ऑप्शन है दोस्तों वो सही हो जाएगा। सोयाबीन को पीला सोना कहा जाता है। आप देखे होंगे दोस्तों सोयाबीन को हाथों में लेकर, क्या होता है कि सोयाबीन एकदम जो है तो सोने की तरह होता है, एकदम जो है तो पीला होता है, इसीलिए उसको जो है तो पीला सोना कहा जाता है। ठीक है, उसका जो कलर होता है वो येलो येलो टाइप का होता है थोड़ा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि वे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती हैं। ठीक है, जैसे ही बरसात शुरू होती है वो फसलें बो दी जाती हैं, निम्न में से क्या कहलाती हैं। ठीक है, हमारे जो चार ऑप्शन है दोस्तों वो है रबी, खरीफ, जायद और उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो खा नंबर हो जाएगा। ठीक है, खरीफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वनांतर हणियों तथा देरी को घटाता है। ठीक है, तो कौन सा परिवहन है दोस्तों, इसमें से चार ऑप्शन है, रेल परिवहन हो गया, पाइपलाइन हो गया, सड़क परिवहन और जल परिवहन। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो ख नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी पाइपलाइन। ठीक है, जो कि वहनांतर हानियों तथा देरी को घटाता है। वहनांतर यानी कि बहाता है वो। ठीक है, पाइप में कोई भी चीज़ जो है तो जाएगी तो बहकर ही जाएगी ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से उपभोक्ता आधारित उद्योग कौन सा है। उपभोक्ता आधारित उद्योग, जो कि उपभोक्ता पर जो है तो आधारित होगा। अगर उपभोक्ता मांग नहीं करेंगे तो वह उद्योग नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसा उद्योग। तो इसमें से हमारे चार ऑप्शन है दोस्तों, चीनी उद्योग हो गया, सीमेंट उद्योग, लौह इस्पात उद्योग और तावा उद्योग। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों का नंबर ऑप्शन चीनी उद्योग। अगर उपभोक्ता चीनी का प्रयोग नहीं करेगा, चीनी का यूज अगर अपने घरों में नहीं करेगा तो जो ये चीनी बनाने का जो उद्योग है दोस्तों वो नहीं चलेगा। ठीक है, उसका विकास रुक जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आंखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है दोस्तों। इसमें से हमारे चार ऑप्शन है, पहला है न्याय, दूसरा है स्वतंत्रता और तीसरा है शांति और चौथा है साक्षरता। तो किसका है दोस्तों वो जो है तो न्याय का प्रतीक है। ठीक है, जो कि हाथ में जो है तो क्या ली है, तराजू ली है और आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। ठीक है, वह जो है तो न्याय का प्रतीक है दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं, फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है। ठीक है, इसमें से चार ऑप्शन है, पहला है बिस्मार्क, दूसरा है मैटरनिक और तीसरा है दीदरो और चौथा है नेपोलियन। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों खा नंबर ऑप्शन मैटरनिक। ठीक है, जो है तो मैटरनिक ने ऐसा कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप की जो है तो सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें चार ऑप्शन है, रूस हो गया, इटली, यूनान और इंग्लैंड। तो किसे कहा जाता है दोस्तों, तो यूनान को कहा जाता है। गा नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है दोस्तों। ठीक है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, यूनान को कहा जाता है। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में जो है तो प्रमुख साधन है। ठीक है, कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख परिवहन साधन है। ठीक है, कौन सा है, तो इसमें से जो है तो पाइपलाइन हो गया, सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन। तो इसमें से हमारा जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, रेल परिवहन जो है दोस्तों वो जो है तो भारत में प्रमुख साधन है आने जाने के लिए। ठीक है, परिवहन का प्रमुख साधन है, क्योंकि भारत में क्या है कि बड़ी बड़ी जो सीमेंट फैक्ट्रियां लगी हुई हैं वो ट्रेनों के माध्यम से ही अपनी सीमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा पाती हैं दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं, फ्रांस में सिक्कों और डाक टिकटों पर किसकी छवि अंकित की गई है। ठीक है, अंकित की गई है मतलब दर्शाई गई है, उसमें लिखी गई है। ठीक है, चित्र बनाया गया है उसका। ठीक है, इसमें से चार ऑप्शन है, मरियान हो गया, जर्मेनियन हो गया, नेपोलियन और किंग विक्टर। तो किसकी की गई है दोस्तों, तो इसका का नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, मरियाम की। ठीक है, फ्रांस के सिक्कों और डाक टिकटों पर जो है तो छवि रखी गई है, उसकी तस्वीर, उसकी फोटो रखी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मेटरनिक्स चांसलर था। ठीक है, किसका चांसलर था दोस्तों, तो इसका का नंबर ऑप्शन है जर्मनी, खा है इटली, गा है इंग्लैंड और घा है
ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो कहाँ का था दोस्तों, तो इसका घ नंबर ऑप्शन जो है दोस्तों वो सही हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया का था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि असहयोग आंदोलन के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ। असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ, असहयोग खिलाफत आंदोलन। ठीक है, कब शुरू हुआ था दोस्तों, इसके 4 ऑप्शन हैं। जनवरी 1921 में, अप्रैल 1913 में, दिसंबर 1920 में और फरवरी 1925 में। ठीक है, तो कब शुरू हुआ था दोस्तों, इसका सही नंबर ऑप्शन जो है तो का हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जनवरी 1921 में जो है तो असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन या खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था दोस्तों, 1921 में, जनवरी 1921 में शुरू हुआ था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाषा, कंप्यूटर आदि संयंत्र जो है तो निर्मित करते हैं। दूरभाषा को कौन निर्मित करता है, कंप्यूटरों को कौन निर्मित करता है। ठीक है, तो इनमें से जो है तो हमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है स्टील और मोटर गाड़ी उद्योग, दूसरा है एल्यूमिनियम प्रगलन और रसायन उद्योग, और तीसरा है उर्वरक उद्योग, और चौथा है सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग। ठीक है, तो हमारा जो घ नंबर है ऑप्शन दोस्तों ये सही हो जा रहा है। ठीक है, इनके द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग हैं दोस्तों, जो क्या करते हैं, दूरभाषा यानी कि जो है तो मोबाइल, कंप्यूटर और टेलीविज़न का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक उद्योग है। ठीक है, इसमें से 4 ऑप्शन है। डीएपी उद्योग हो गया, अमूल डेयरी उद्योग, गन्ना उद्योग और साइकिल उद्योग। ठीक है, तो उर्वरक का मतलब होता है खाद, ऐसी जो है तो चीज़ जिसको जो है तो ज़मीन पे डालने से वह ज़मीन उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो डीएपी उद्योग हो जाएगा। इसका का नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उर्वरक उद्योग कौन सा है दोस्तों, तो डीएपी उद्योग जो है वह उर्वरक उद्योग है। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बारदोली सत्याग्रह का संबंध किससे है। ठीक है, इसमें से का नंबर ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, खा है सुभाष चंद्र बोस, गा है वल्लभ भाई पटेल और घा है महात्मा गांधी। तो बारदोली सत्याग्रह का संबंध किससे है दोस्तों, तो ग नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल से है। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह का संबंध। ठीक है, अगला है दोस्तों कि भारत के किस राज्य में चीनी का सबसे अधिक उत्पादन होता है। ठीक है, चीनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है दोस्तों, 4 ऑप्शन है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो कहाँ हो रहा है दोस्तों, घ नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है, कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1928 से 34 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई। ठीक है, तो क्यों गिरी थी दोस्तों, तो इसका जो है तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ग नंबर ऑप्शन। ठीक है, महामंदी के कारण गिरी थी दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिंडर पेस्ट क्या है। ठीक है, इसमें हमें 4 ऑप्शन है दोस्तों। पहला है एक आदमी है, ठीक है, दूसरा है बीमारी है, तीसरा है एक स्थान और चौथा है एक स्मारक है। ठीक है, तो रिंडर पेस्ट क्या है दोस्तों, तो इसका ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, वह क्या है, एक बीमारी है। रिंडर पेस्ट क्या है दोस्तों, एक बीमारी है। ठीक है, अगला देखते हैं। एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें का ऑप्शन है एशियन मार्ग, दूसरा है सिल्क मार्ग, तीसरा है अफ्रीका मार्ग और घ नंबर जो ऑप्शन है चौथा ऑप्शन वो है व्यापार मार्ग। ठीक है, तो एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहेंगे दोस्तों, तो इसका ख नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा दोस्तों, सिल्क मार्ग कहेंगे। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है निम्न में से किस देश ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए कार्नला कानून लागू किया था। क्या था दोस्तों कार्नला कानून दोस्तों जो है तो ब्रिटेन की सरकार के द्वारा जो है ब्रिटेन के अधिकारियों द्वारा जो है तो कांग्रेस सरकार को दबाव देकर लगवाया गया था कार्नला कानून, इसलिए क्योंकि जो है तो ब्रिटेन में क्या था कि लोग जो है तो ब्रिटेन की वस्तुएं महंगी होने के कारण वह विदेशों से मतलब दूसरे देशों से जो है तो वस्तुओं का आयात करते थे, जिसके कारण वहाँ जो किसान
अन्न उगाते थे वो किसान का सही कीमत नहीं मिल पाता था, पहली बात। और दूसरी चीज़ यह है कि ब्रिटेन का पैसा जो है तो दूसरे देशों में जा रहा था, इसलिए वहाँ के अधिकारियों ने यानी कि जो है तो अंग्रेज लोगों ने ऐसी योजना बनाई कि जो विदेश की चीज़ें यहाँ आ रही हैं ब्रिटेन, वो आना बंद हो जाएं, ठीक है। और जब वो बंद हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, जब वो बंद हो जाएगी तो इसीलिए उन्होंने जो है तो कानून लागू करवा दिया कि यहाँ से वस्तुएं ना जाएं और यहाँ की जो वस्तुएं हैं वो यहीं पे यूज की जाएं और बाहर हमारा पैसा भी ऐसे में नहीं जाएगा, इसीलिए इसे लागू किया गया था, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, भारत है, फ्रांस है, चीन है और ब्रिटेन है। तो कहाँ पे लागू किया गया था दोस्तों, तो इसका घ नंबर ऑप्शन सही हो जा रहा है, ठीक है। यह कानून जो है तो ब्रिटेन में लागू किया गया था, ठीक है, यानी इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जेम्स वाट ने किसके बनाए गए इंजन, ठीक है, भाप इंजन में सुधार किया था, ठीक है। जेम्स वाट ने जो है तो भाप का इंजन बनाया नहीं गया था, भाप का इंजन कोई और बनाया था और उसमें सुधार किया था किस, ठीक है। तो किसने सर्वप्रथम पहले बनाया था भाप का इंजन, फिर उसमें जेम्स वाट ने सुधार किया। उसके 4 ऑप्शन है, ईटी पॉल है, हेनरी पतुलो है और जेम्स हरग्रिव्ज है और न्यूकॉमेन है। दोस्तों जेम्स हरग्रिव्ज तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि जेम्स हरग्रिव्ज ने जो है तो क्या किया था, एक स्पिनिंग जेनी मशीन का निर्माण किया था जो धागा काटने के काम में आती थी, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों घ नंबर ऑप्शन न्यूकॉम, ठीक है। न्यूकॉमेन थे जिन्होंने भाप का इंजन बनाया था और उसमें सुधार किया था किसने, जेम्स वाट ने, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग से हुई थी, ठीक है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है वह किस उद्योग से हुई थी, ठीक है। इसमें से हमारा पहला ऑप्शन है दोस्तों कि लोहा उद्योग, दूसरा है कृषि उद्योग, तीसरा है जूट उद्योग और चौथा है वस्त्र उद्योग, ठीक है। तो इसका सही नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों घ नंबर ऑप्शन, ठीक है, यानी वस्त्र उद्योग से जो है तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की पहली कपड़ा मिल कौन सी है, ठीक है, कौन से सन में लगाई गई थी भारत की जो है तो पहली कपड़ा मिल कौन से सन में लगाई गई, ठीक है। तो कौन से सन में लगाई गई थी, ऑप्शन है 1880, 1854, 1874 और 1830, ठीक है। तो कब लगाई गई थी दोस्तों, तो इसका जो है तो ख नंबर ऑप्शन सही हो जाता है, 1854 में लगाई गई थी कपड़ा मिल की स्थापना भारत में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण अमेरिका में एल डोराडो क्या है, ठीक है। एल डोराडो क्या है, इसमें 4 ऑप्शन है, का ऑप्शन है वह स्थान जहां कोलंबस पहुंचा था, दूसरा है जहां चांदी की खानें पाई गई थी, तीसरा है किंवदंतियों की बदौलत सोने का शहर, चौथा है एक प्रसिद्ध दास बाजार, ठीक है। तो इसका ग नंबर ऑप्शन जो है तो दोस्तों सही हो जाता है, ठीक है, किंवदंतियों की बदौलत सोने का शहर है, ठीक है। क्या है, एल डोराडो किंवदंतियों की बदौलत सोने का शहर है, ठीक है, एल डोराडो। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से मित्र राष्ट्र थे, ठीक है। मित्र राष्ट्र मतलब एक दूसरे को मित्र, एक दूसरे के दोस्त थे, ठीक है। तो वो कौन कौन से, राष्ट्र का मतलब होता है दोस्तों देश, ठीक है, क्या होता है, राष्ट्र का मतलब होता है देश, ठीक है। तो कौन से, इसमें से 4 ऑप्शन है, पहला का नंबर ऑप्शन है कि ब्रिटेन, फ्रांस और रूस एक दूसरे के दोस्त थे, दूसरा है ब्रिटेन, जापान या रूस एक दूसरे के दोस्त थे, या जापान, फ्रांस व रूस एक दूसरे के दोस्त थे, व लास्ट एक और ऑप्शन है दोस्तों कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन तुर्की, क्या ये थे। तो इसका सही जवाब हो जाता है दोस्तों कि का नंबर ऑप्शन, ठीक है। ये जो है तो ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ये एक दूसरे के दोस्त थे, ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है भारत का पड़ोसी देश कौन सा है, भारत का जो पड़ोसी देश है, ठीक है, वह कौन सा है, ठीक है। इसमें से का नंबर ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा है रूस, तीसरा है अमेरिका, चौथा है नेपाल, ठीक है। तो इसका जो है तो घ नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है दोस्तों, ठीक है। भारत का पड़ोसी देश कौन सा है, नेपाल है, ठीक है। शासन के विभिन्न अंग कितने हैं, ठीक है। इसमें से का नंबर ऑप्शन है 5, खा है 4, गा है 3 और घा है 2, ठीक है। तो कितने हैं दोस्तों, तो इसका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाता है, यानी कि 3, ठीक है। शासन के कितने अंग हैं दोस्तों, तो 3 अंग हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहते हैं। ठीक है, सत्ता का जब बंटवारा होता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, इसमें से ऑप्शन है सत्ता की सामाजिक साझेदारी, दूसरा है सत्ता का आर्थिक वितरण, तीसरा है सत्ता का क्षैतिज वितरण और चौथा है सत्ता का मौलिक वितरण। ठीक है, तो इसका ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सत्ता का क्षैतिज वितरण। क्षैतिज का मतलब होता है जो दोस्तों तिरछा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से नहीं, इस तरह से। ठीक है, अगला देखते हैं, प्राच्य क्या अभिप्राय है। प्राच्य जो है, प्राच्य से जो है तो क्या अभिप्राय है। अभिप्राय यानी कि क्या मतलब है, प्राच्य क्या है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है। भूमध्य सागर के पश्चिम में स्थित एक देश है प्राच्य, दूसरा है भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित एक देश है, या यूरोपीय देश है, अफ्रीका देश है, कैसा देश है। ठीक है, तो इसका जो है तो ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, प्राच्य क्या है दोस्तों, तो प्राच्य हो जाएगा दोस्तों भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित एक देश है दोस्तों। ठीक है, प्राच्य। अगला हमारा क्वेश्चन है कि फिनिशिंग सेंटर के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है। फिनिशिंग सेंटर। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क और अफ्रीका। ठीक है, तो कौन है दोस्तों, तो इसका जो है तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लंदन। ठीक है, खा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि स्पिनिंग जेनी ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की थी। ठीक है, तो कताई है, बुनाई है, छपाई है और रंगाई है। ठीक है, तो किस में की थी दोस्तों, तो इसका का नंबर ऑप्शन जो है तो कताई हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जो स्पिनिंग जेनी मशीन जो थी दोस्तों 1764 में जो है तो जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा बनाई गई थी, वह केवल सूत काटने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, धागा बनाने के लिए। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहरों में काम करती हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती हैं। शहर में काम करेंगी तो क्या कहलाएगी दोस्तों, इसमें से ऑप्शन है ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, नगर पंचायत और नगर निगम और विधान परिषद। ठीक है, तो ग्राम पंचायत तो कर नहीं सकती शहर में, क्योंकि शहर से और गांव का कोई मतलब होता ही नहीं है। जनपद भी जो होता है वो भी ग्रामीण ही होता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर है दोस्तों वो हो जाएगा ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि नगर। क्योंकि शहर जो होता है वह नगर निगम के अंतर्गत ही आता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में विषयों की कितनी सूची दी गई है। ठीक है, इसमें से 2, 3, 4, 5 कितनी दी गई है। ठीक है, तो कितनी दी गई है, खा नंबर ऑप्शन, यानी कि 3 सूचियां दी गई हैं। संघ सूची, समवर्तित सूची और एक कौन सी सूची है दोस्तों, एक अभी हमारे को जो है तो थोड़ा उसमें कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, एक और भी है। ठीक है, तो मतलब 3 सूचियां हैं दोस्तों। ठीक है, अगला है ग्रामीण स्तर पर सुशासन की इकाई क्या है। ठीक है, इसको देखते हैं। ग्रामीण स्तर पर सुशासन की इकाई है। ठीक है, ऑप्शन है ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें नगर निगम की तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि यह नगर निगम जो है यह शहर से रिलेटेड है, नगर पालिका भी शहर से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा का नंबर ऑप्शन, ग्रामीण स्तर पर कौन सुशासन की इकाई जो है तो ग्राम पंचायत कहलाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको है। ठीक है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कानून मंत्री या न्यायालय, किसको है। ठीक है, तो इसका हमारा जो है तो घ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको होता है दोस्तों, तो न्यायालय को होता है, उसके अलावा और किसी को नहीं होता है। ठीक है, अगला है कि कौन सा विषय केंद्र सूची में नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है विदेशी मामले, दूसरा है मुद्रा, तीसरा है बैंकिंग और चौथा है कानून। ठीक है, तो केंद्र सूची के अंतर्गत जो है तो कानून नहीं आता है दोस्तों। ठीक है, ये घ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि कौन सा मामला पारिवारिक कानून से संबंधित है। ठीक है, का नंबर ऑप्शन है विवाह और तलाक, दूसरा है ग्रहण दत्त, तीसरा है वंशानुक्रम, चौथा है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो घ नंबर है ऑप्शन दोस्तों ये सही हो जाता है। ठीक है, मतलब जो है तो पारिवारिक कानून से संबंधित है, ग्रहण दत्त, विवाह और तलाक, वंशानुक्रम, ये सब जो है तो परिवार में ही तो होते हैं। ठीक है, इसीलिए उपरोक्त सभी हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं,
अगला है कि धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। ठीक है, धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो है तो 4 ऑप्शन है। का ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष, खा ऑप्शन है जातिवाद, गाय ऑप्शन है नारीवाद और घा ऑप्शन है सांप्रदायिक। ठीक है, तो इसका जो का नंबर है ऑप्शन वो सही हो जाएगा। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष यानी कि किसी निरपेक्ष का मतलब है दोस्तों बिना किसी पक्ष के। ठीक है, किसी एक पक्ष के बारे में जो है तो बात ना करना ही जो है तो धर्मनिरपेक्ष है दोस्तों। ठीक है, तो धर्म के आधार पर भेदभाव ना करने वाले व्यक्ति को धर्मनिरपेक्षी व्यक्ति कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। ठीक है, मृत्यु दर दोस्तों, मृत्यु दर क्या होता है तो प्रति 1000 व्यक्तियों में, ठीक है, मरने वाले लोगों की संख्या को हम मृत्यु दर कहते हैं। और अगर हम जन्म दर की बात करें तो प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जो है तो नवजात शिशुओं की संख्या को ही हम जो है तो जन्म दर कहेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन है। केरल है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो का नंबर हो जाएगा, यानी कि केरल में। केरल में जो है तो शिशु मृत्यु दर सबसे कम है और उसका कारण है दोस्तों, शिशु मृत्यु दर कम होने का कारण यह है कि वहाँ के जो है तो सारे लोग साक्षर हैं और साक्षर होने की वजह से उन छोटे नवजात शिशुओं की देखभाल बढ़िया तरीके से कर सकते हैं दोस्तों, इसीलिए वहाँ पे जो शिशु मृत्यु दर है वो सबसे कम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित हैं। किस आधार पर विभाजित हुए हैं दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि सरकारी वाले जो है तो सेक्टर, और निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट वाले सेक्टर। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है दोस्तों कि रोजगार की शर्तों के कारण विभाजित हुए हैं। दूसरा है आर्थिक गतिविधियों के स्वभाव के कारण, और तीसरा है उद्यमों के स्वामित्व के कारण, चौथा है उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या के कारण विभाजित हुए। तो किसके लिए कारण हुए हैं दोस्तों, तो ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, उद्यम क्या होता है दोस्तों, उद्यम जो है तो व्यापारी होता है और स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार। ठीक है, व्यापारी के अधिकार के कारण सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक विभाजित हुए हैं। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों उसको देखते हैं। धर्म के आधार पर भेदभाव ना करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो बालिकाओं की संख्या कितनी थी, हमारे ऑप्शन है 936, 956, 919 और 928। ठीक है, प्रति 1000 बालकों पर बालकों की जो संख्या थी वो कितनी थी, तो 919 थी। ठीक है, मतलब जो है तो 919 जो है तो बालिकाएं थी और 1000 बालक थे। ठीक है, लगभग जो है तो 21 जो है तो बालिकाएं जो है तो कम है बालकों से। ठीक है, तो इसका जो है तो सही जवाब हो जाएगा 919। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि लोकतंत्र सरकार का बेहतर रूप है क्योंकि नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देता है, और दूसरा है व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है, तीसरा है संघर्षों को हल करने के लिए एक विधि प्रदान करता है। ठीक है, इसीलिए उपयुक्त जो है तो सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ करता है। अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक उद्यम स्वामित्व निम्न में से किसके पास होता है, सार्वजनिक उद्यम। ठीक है, सार्वजनिक उद्यम का जो स्वामित्व है यानी कि जो अधिकार है वह किसके पास होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है निजी स्वामी के हाथ में, दूसरा है सरकार के, तीसरा है सरकार व निजी दोनों के, चौथा है जो है तो किसी के भी पास नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों खा नंबर हो जाएगा, यानी कि सरकार के पास। ठीक है, सार्वजनिक उद्यम का जो है तो स्वामित्व किसके पास होता है दोस्तों, तो सरकार के पास होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सी आर्थिक गतिविधि तृतीय क्षेत्र में नहीं आती है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र में दोस्तों सेवा क्षेत्र भी कहते हैं तृतीय क्षेत्र को। ठीक है, मतलब जो है तो ऐसा इसमें से 4 ऑप्शन है, बैंकिंग है, मधुमक्खी पालन है, अध्ययन है और कॉल सेंटर में कार्य करना। ठीक है, तो ऐसे कौन सा इसमें क्षेत्र है जो सेवा जो है तो दे रहा है। ठीक है, और कौन ऐसा क्षेत्र है जो कि सेवा नहीं दे रहा है। ठीक है, तो कौन सेवा नहीं दे रहा है जो है तो इसका जो है तो इसमें खा नंबर ऑप्शन
सही हो जाएगा। देखो बैंक में बैंक मैनेजर जो होते हैं वो सेवा करते हैं जनता की। अध्यापन, एक शिक्षक है वह आपको पढ़ा रहा है मतलब सेवा दे रहा है। कॉल सेंटर में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो वो आपकी समस्या को सॉल्व करता है। लेकिन जो मधुमक्खी पालन है दोस्तों, वह सेवा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, वह कोई सेवा नहीं देता है। मधुमक्खी पालन जो है तो ये प्राथमिक क्षेत्र कहला जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र सरकार का बेहतर रूप है, ठीक है, क्योंकि यह पहला ऑप्शन है नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देता है। दूसरा है ऑप्शन व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है। तीसरा है संघर्षों को हल करने के लिए एक विधि प्रदान करता है। और उपयुक्त से सभी, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसमें से पहला ऑप्शन है जो है तो कृषि, दूसरा है जो है तो दूध, तीसरा दुग्ध उत्पादन, तीसरा है संचार और चौथा है वानिकी, ठीक है। तो इसका जो है तो ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, संचार, ठीक है। यह जो है तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है, संचार, ठीक है, क्योंकि यह जो है तो सेवा प्रदान कर रहा है, ठीक है। अगला है दोस्तों कि सामान्यतः किस देश का विकास किस पर आधार निर्धारित करता है, ठीक है। किस पर निर्धारित करता है कि प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता पर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, उपयुक्त सभी पर, ठीक है। तो किसी भी देश का जो विकास है दोस्तों वो किस पर निर्भर करेगा, तो सभी पर। ये सारी चीज़ें जो हैं दोस्तों, ये सारी की सारी चीज़ें जो है तो देश के जो है तो विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है दोस्तों, मतलब हर व्यक्ति की आय को ही प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, ठीक है। इसको निकालने के लिए हमें व्यक्तियों की संख्या पता होनी चाहिए और कुल आय और व्यक्तियों की संख्या दोनों चीज़ पता होना चाहिए। तो कुल आय में व्यक्तियों की संख्या से भाग दे देंगे तो एक व्यक्ति की आय निकल आएगी, वही है दोस्तों प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में मानव विकास में कौन सा राज्य अधिकांशतः निम्न स्तर पर रहता है, निचले स्तर पर रहता है, ठीक है। तो कौन सा राज्य अधिकांशतः निम्न स्तर पर रहता है, इसमें से ऑप्शन है गोवा हो गया, केरल हो गया, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ठीक है। तो कौन सा है ऐसा राज्य जो निचले स्तर पर रहता है, वो है उड़ीसा दोस्तों। घ नंबर ऑप्शन इसका सही हो जा रहा है। उड़ीसा जो है तो एक ऐसा राज्य है जो निचले स्तर पर निवास करता है, ठीक है। अगला है कि जब दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज़ें खरीदने एवं बेचने में सहमति रखते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है अर्थव्यवस्था, दूसरा है व्यापार, तीसरा है क्रेता एवं विक्रेता, चौथा आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, ठीक है। तो इसका घ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से चीज़ों को खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हैं उसे ही हम क्या कहेंगे, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, ठीक है। अगला देखते हैं। ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। औपचारिक स्रोत, औपचारिक स्रोत क्या होते हैं दोस्तों, ऋण के औपचारिक स्रोत वे स्रोत होते हैं जो मतलब अपने बात पर जो है तो अडिग होते हैं, ठीक है, मतलब अपनी बातों से मुकरते नहीं हैं। अगर आपको उन्होंने लोन दिया है, ठीक है, तो जिस हिसाब से उन्होंने जो है तो आपसे इंटरेस्ट लेना बात तय हुई होगी दोस्तों, उसी रेट से आपसे वो इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। और आपको जो है तो आपका कोई भी चीज़ को गिरवी नहीं करेगा और जो है तो आपको हर मंथ के लिए जो है तो परेशान भी नहीं करेगा कि आप हर मंथ जो है तो किस्त डालिए, ठीक है। वो होते हैं अनौपचारिक स्रोत, ठीक है, ऋण प्रदान करने के। और औपचारिक स्रोत वे होते हैं दोस्तों जो क्या करते हैं, मतलब जो है तो अनौपचारिक स्रोत वे होते हैं जो आपको परेशान करते हैं, ठीक है। आपको जो है तो पहले लोन दे देंगे फिर आपको परेशान करेंगे लोन भरने के लिए, ठीक है। और उसके बदले में जो है तो आपसे बहुत सारा चीज़ जो है तो गिरवी भी रखवा लेते हैं, ठीक है। और आपको जो लोन देते हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट पर देते हैं, मतलब ज़्यादा ब्याज दर पर आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन जो औपचारिक स्रोत होते हैं वो ज़्यादा ब्याज दर पर आपको ऋण प्रदान नहीं करते हैं। इनका जो लोन देने का जो ब्याज दर होता है दोस्तों वो बहुत ही कम होता है, जिसके को आसानी से जो है तो वह लोन जो लिया है वह आसानी से उसको भर सकता है, ऋण धारक आसानी से उसको भर सकता है, ठीक है। तो ऋण के
औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। क्या नहीं है? जैसे इसमें ऑप्शन है बैंक है, दूसरा है सहकारी समिति, तीसरा है नियोक्ता और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, नियोक्ता। नियोक्ता जो है तो औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। ठीक है, नियोक्ता का मतलब होता है नियुक्त करने वाला। ठीक है, अगला है दोस्तों कि प्रारंभिक काल में भारतीय किन वस्तुओं का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। ठीक है, किन वस्तुओं का करते थे दोस्तों? तो प्राचीन काल में, ठीक है, प्रारंभिक काल में, शुरू वाले जो है तो काल में तो किसका करते थे दोस्तों? तो वो लोग जो है तो पहला ऑप्शन है अनाज, दूसरा है पशु, तीसरा है सोना और चांदी तथा एवं तांबे के सिक्के और चौथा है जो है तो उपरोक्त में से सभी। ठीक है, तो प्रारंभिक काल में जो भारतीय लोग थे वो वस्तुओं के लिए किसका प्रयोग, वस्तुओं को खरीदने के लिए मुद्रा के रूप में अनाज का भी प्रयोग करते थे। ठीक है, और पशुओं का भी, और सोना चांदी और तांबे के सिक्के और सभी का प्रयोग वो लोग करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। ठीक है, जिसने मानव विकास रिपोर्ट को जारी किया है। ठीक है, का ऑप्शन है मध्य प्रदेश, खा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और गा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और घा ऑप्शन है उड़ीसा। ठीक है, आगे देखते हैं। मुद्रा के आधुनिक रूप में शामिल है। मुद्रा का जो आधुनिक, आधुनिक का मतलब अभी लगभग वर्तमान समय को ही हम जो है तो आधुनिक रूप मानते हैं। ठीक है, तो मुद्रा का आधुनिक रूप में कौन शामिल है? ठीक है, ऑप्शन है करेंसी। करेंसी क्या होता है दोस्तों? कागज के नोट को हम करेंसी कहते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है सिक्के, तीसरा है चेक और चौथा है जो है तो उपयुक्त से सभी। ठीक है, तो मुद्रा के आधुनिक रूप में कौन शामिल है दोस्तों? तो इसका घ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। ठीक है, क्योंकि आधुनिक रूप में जो है तो चेक के माध्यम से भी पैसे लिए जाते हैं, दिए जाते हैं, सिक्के भी दिए जाते हैं, करेंसी भी दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से ऋण यानी कि साख के अनौपचारिक स्रोत नहीं है। ठीक है, अनौपचारिक स्रोत। ठीक है, तो इसमें से साहूकार एक अनौपचारिक स्रोत है दोस्तों, क्योंकि यह जब ऋण देता है तो ज़्यादा ब्याज दर पर देता है। ठीक है, मालिक व व्यापारी यह भी जो है तो ज़्यादा ब्याज दर पर देता है, रिश्तेदार एवं दोस्त भी। लेकिन जो दोस्तों ये बैंक होता है यह अनौपचारिक स्रोत नहीं है, यह जो है तो कैसा स्रोत है? औपचारिक, मतलब ऋण का कैसा स्रोत है? औपचारिक ऋण स्रोत है। ठीक है, कौन? बैंक। ठीक है, जो एक सीमित ब्याज दर पर लोगों को लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगला है हमारा कि वैश्वीकरण के विगत दशकों में द्रुत आवागमन देखा गया है। ठीक है, तो कहाँ देखा गया है दोस्तों? इसमें से का ऑप्शन है देशों के बीच वस्तुओं सेवाओं और लोगों का, देशों के बीच वस्तुओं सेवाओं और निवेशों का, देशों के बीच वस्तुओं सेवाओं और लोगों का और उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? गा नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देशों के बीच वस्तुओं और निवेशों और लोगों का। ठीक है, हमारा अगला देखते हैं दोस्तों। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर सुधार में सहायता पहुंचाई है। ठीक है, वैश्वीकरण क्या होता है दोस्तों? तो विश्व का विकास को ही हम क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। और विश्व का विकास कैसे होगा दोस्तों? जब व्यक्ति का विकास होगा तभी तो विश्व का विकास होगा। ठीक है, और विकास होने के लिए जो है तो सड़कें होना जरूरी है, उद्योग कारखाने लगना जरूरी है, क्योंकि जब उद्योग और कारखाने लगेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, और सड़कें होगी तो लोगों का विकास होगा, और इसीलिए लोगों के विकास के कारण ही जो है तो विश्व का विकास होगा। तो विश्व के विकास में जीवन स्तर में सुधार में सहायता पहुंचाई है। किसने सहायता पहुंचाई है? मतलब सभी लोगों ने, विकसित देशों के लोगों ने, विकासशील देश के श्रमिकों के द्वारा और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें जो है तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों का नंबर ऑप्शन। ठीक है, मतलब वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है सभी लोगों ने। ठीक है, किसने पहुंचाई है? तो सभी लोगों ने पहुंचाई है। ठीक है, फिर अगला है कि विभिन्न देशों के बीच संबंध और तीव्र एकत्रीकरण की एकीकरण की जो है तो प्रक्रिया कहलाती है। विभिन्न देशों के बीच संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? पहला है उदारीकरण, दूसरा है निजीकरण, तीसरा है वैश्वीकरण और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय
करण। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वैश्वीकरण। दोस्तों उदारीकरण का मतलब होता है कि नियंत्रण से मुक्त कर देना। ठीक है, जैसे जो है तो विदेश से जो खिलौने आते हैं दोस्तों भारत, उनमें से कोई भी जो है तो टैक्स वगैरह कोई भी कर नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो वह जो है तो उदारीकरण कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे अगर उनसे टोल टैक्स लिया जाने लगेगा दोस्तों, तो वह उदारीकरण नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, अवरोधकों और प्रतिबंधों को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों। ऑप्शन है वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, अंतर्राष्ट्रीय। तो क्या कहलाएगी दोस्तों, उदारीकरण कहलाएगी। ठीक है, फोर्ड मोटर्स भारत में कब आई थी दोस्तों। तो ऑप्शन 1995, 98, 90 और 93 में। तो कब आई थी दोस्तों, तो का नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाता है। फोर्ड मोटर्स जो है तो 1995 में भारत आई थी, जिसने जो है तो भारत में आकर के पैसा इन्वेस्ट करके और जो है तो कंपनियों का निर्माण किया था दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।